नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है इस टॉपिक से। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। और अगर हम देखें कि राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल का महत्व तो इतना अधिक है कि इसको जो है लोकतंत्र का प्राणवायु समझा जाता है। आप इसे लोकतंत्र का प्राण कहकर पुकार सकते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतांत्रिक देश है। हमारे समाज में बहुत से राजनीतिक दल पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे राजनीतिक दल क्यों हैं? एक दल में सभी राजनीतिक क्यों नहीं संगठित हो जाते हैं? उनको तो राजनीति से मतलब है, एक दल में संगठित होकर के राजनीति कर लें। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों अलग अलग राजनीतिक दल बनते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग आपकी उम्र के रहते होंगे। क्या सभी से आपकी दोस्ती है? आप कहेंगे नहीं, कुछ लोगों से है। जानते आप सभी को होंगे, परंतु दोस्ती सभी से नहीं है। दोस्ती कुछ लोगों से है। जो आपका घनिष्ठता है, जो आपकी निकटता है, वो कुछ लोगों से है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके विचार उन लोगों से मिलते हैं, इसीलिए आप उनके करीबी हैं, इसीलिए आप उनके दोस्त हैं, इसीलिए आप उनकी घनिष्ठता में हैं, उनकी मित्रता में हैं। इसी प्रकार विचारों की विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार के राजनीतिक दल भी होते हैं। यदि समाज में कोई राजनीतिक दल है, इसका साफ मतलब है कि उस दल को कोई समाज में कुछ तबका, जो कुछ लोग समाज के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो अस्तित्व में है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दल जो है अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं। अलग अलग उनकी विचारधारा होती है और जिस विचारधारा के राजनीतिक दल होते हैं और उसी विचारधारा को मानने वाले, उसी विचारधारा को में विश्वास रखने वाले या उसी विचारधारा को अपनी सत्ता में देखने के लिए जो उत्सुक होते हैं, वो उस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। यदि जो अधिकतर लोग हैं वो क्या करते हैं कि जिस राजनीतिक दल का वो सपोर्ट करते हैं, तो उसकी विचारधारा, उसकी सिद्धांत, उसकी नीतियाँ, इन सब चीज़ों से वो प्रभावित होते हैं, तभी उसको जो है सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल का सिद्धांत है, विचारधारा है, और जो लोग उन सपोर्टर हैं उनकी दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों की विचार जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें जो है समानता पाई जाती है, तभी वो संगठित होते हैं। बीजेपी जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं बीजेपी को। अगर बीजेपी आज सत्ता में है तो उसका मतलब है उसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी कहते हैं कि हिंदुत्व पर बल देती है, हिंदुत्व को लेकर के चलती है, तो इसका मतलब है कि जो हिंदुत्व को मानने वाले या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले भी, उस विचारधारा को जानने वाले भी या उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लोग हैं इस समाज में, तभी बीजेपी अस्तित्व में है, तभी बीजेपी सत्ता में है आज। ऐसे ही अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी देखें, अगर ये अस्तित्व में है तो उस तबके के लोग हैं, उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, उस विचारधारा से उनके विचार मिल रहे हैं। इसीलिए बीएसपी, सपा जो भी है, सपा पिछड़ों को लेकर चलती है और बीएसपी जो है बहुजन जो दलित हैं उनको लेकर के चलती है। तो सीधा सीधा मतलब है कि कोई पार्टी अगर अस्तित्व में है, कोई पार्टी हमारी सत्ता में पहुंची है, तो उसके सपोर्टर हैं। इस प्रकार अगर हम कहें कि राजनीतिक दल क्या है, तो अगर राजनीतिक दल की एक सिंपल परिभाषा लें कि राजनीतिक दल होते क्या हैं, तो ये एक व्यक्तियों का समूह होता है जो है, और ये समूह में विशेषता क्या होती है, इसके समान उद्देश्य होते हैं और ये समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, उसे दल कहते हैं। जो समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं उस समूह को या उस संगठन को दल कहते हैं। और यदि ये दल, इस दल का जो ये दल बना है, लोग जो संगठित होकर के दल बनाया है, तो इस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो जाए तो ये क्या होता है कि राजनीतिक दल कहलाने लगता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है
कि अगर कुछ लोगों का संगठन हो रहा है, कुछ लोग समूह बनाकर किसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो दल हुआ। यानी कि एक विचारधारा वाले लोग अगर एक जगह एकत्रित हो रहे हैं तो वो दल हो गया, लेकिन अगर उनका उद्देश्य राजनीतिक है तो वो राजनीतिक दल बन जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है राजनीतिक दल को समझने के लिए कि राजनीतिक दल क्या है। अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था में पाए जाते हैं। वो कोई भी व्यवस्था हो, किसी प्रकार की शासन प्रणाली हो, राजनीतिक दल हर व्यवस्था में, हर प्रकार की शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राणवायु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बिना जो है लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं होता है। और लोकतंत्र में राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है कि जो है ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं। सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है और जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। कैसे प्रशिक्षण देते हैं? ये सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाते हैं कि ठीक है हमारी सरकार की ये नीतियां हैं। जैसे इनका घोषणा पत्र चुनाव में खड़े होते हैं तो ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसमें बताते हैं कि हम इन नीतियों को हम लेकर के आएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो क्या हो रहा, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि जनता को प्रशिक्षण दे रहे हैं, राजनीतिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। और फिर उनको बताते हैं कि ठीक हमें वोट दीजिए, इस चिन्ह चुनाव चिन्ह को वोट दीजिए, ये प्रतिनिधि आपके यहाँ से खड़े हो रहे हैं। तो ये सारी उनकी नीतियों के बारे में, घोषणा पत्र के बारे में सारी बातें बताते हैं। तो ये प्रकार से जनता को प्रशिक्षण देते हैं और क्या करते हैं, जनता की बात सरकार तक पहुँचाते हैं। ये राजनीतिक दलों का ही काम है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में कोई कमी है कि जो हमें कोई आवाज़ उठानी है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जो हमारे एरिया का जो नेता होगा, जो भी विधायक होगा या मेयर होगा, हम सीधा उसके पास जाएंगे कि भाई देखो ये हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व कीजिए। तो वो क्या होंगे, वो अपने स्तर पे उस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अगर लोकल लेवल में कोई बात है तो वहीं पे निपटा देंगे। अगर ये बड़े लेवल में बात होगी तो इसको मतलब आगे बढ़ा करके सरकार तक पहुंचाते हैं। तो क्या करते हैं, जनता की बात कहाँ तक सरकार को पहुंचाते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं जनता की। तो ये राजनीतिक दल ही होते हैं कि जो कि जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होते हैं कि सरकार की बात जनता तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? ये राजनीतिक दल जाकर के जनता को अवगत कराते हैं कि ठीक है हमारी सरकार ने जो है ये नीतियाँ चलाई हैं, ये जो हैं योजनाएं शुरू की हैं, या फिर ये योजनाएं शुरू करेगा अगर हम सत्ता में आते हैं। तो ये सारी बातें क्या है, सरकार की बातें, सरकार की घोषणाएं, सरकार की नीतियाँ, सरकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सब क्या हुआ, यहाँ जनता तक पहुँचाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों का ही काम है। राजनीतिक दल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में आगे हम और विस्तार रूप में देखेंगे। अभी हम एक नोट देखते हैं। नोट क्या है कि राजनीतिक दल का जन्म कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है, और जिसे टीरी या हीवक बोलते हैं। और ये आगे चल के क्या होता है कि इनको जो है कंजर्वेटिव टीरी को जो टीरी दल था इसको कंजर्वेटिव नाम से जाना गया, और जो हीवक दल जो राजनीतिक दल था इसे लेबर पार्टी के नाम से जाना गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो है इंग्लैंड में कहाँ राजनीतिक दल का जन्म कहाँ होता है, तो इंग्लैंड में होता है। और टीरी और हीवक के नाम से जाना जाता था इनको। और आगे चलकर ये कंजर्वेटिव, टीरी जो है कंजर्वेटिव में तब्दील हो जाती है और हीवक क्या है, लेबर पार्टी में तब्दील हो जाती है। जैसे कि आपको पता है इंग्लैंड में द्विदलीय जो है शासन प्रणाली का वहाँ पर प्रचलित है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे एडमंड बर्ग जो है राजनीतिक दल की अच्छी परिभाषा देते हैं, और ये परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एक मत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में कार्य करना चाहते हैं। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का समूह होता है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक सिद्धांत पर एक मत होकर, यानी कि इनकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, एक सिद्धांत होती है, या एक प्रकार की नीतियों पर ये काम करते हैं। और जो लोग इस एक मतलब किसी एक तरह की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो संगठित हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि जनता के हित में कार्य करते हैं।
हित में कार्य करना इनकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये जनता के हित में कार्य नहीं करेंगे तो जनता इनको क्या है, अपना मत नहीं देगी, अपना वोट नहीं देगी और ये सत्ता को नहीं पा पाएंगे। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्राप्त करना। तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए इनको क्या है, जनता के हित में कार्य करना ही होता है। आगे ब्राइस जो है, ब्राइस की परिभाषा ये है कि जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र के जल को ताज़ा एवं तरंगित बनाए रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र को ताज़ा बनाए रखते हैं। तो जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र के जल को ताज़ा बनाता है, उसी प्रकार लोकतंत्र जो राजनीतिक दल हैं तो ये लोकतंत्र को ताज़ा बनाए रखते हैं। ऐसा ब्राइस के अकॉर्डिंग है। आगे देखेंगे हम राजनीतिक दल की विशेषताएं। तो अगर हम राजनीतिक दल की विशेषताएं के बारे में बात करें तो यह एक राजनीतिक संगठन है, क्योंकि इसमें जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी इसमें आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी नीतियां होती हैं, वो सभी इन सभी का आधार क्या होता है? राजनीति होता है। तो राजनीतिक संगठन है ये। और क्या है, यह समाज के व्यापक हितों को बढ़ावा देता है। जो समाज का व्यापक हित होता है उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि जितने व्यापक हितों को ये बढ़ावा देगा उतने ज़्यादा जनता जो है इसके सपोर्ट में होगी और इसका जो है इसको वोट देगी, इसको वोट दे करके सत्ता में पहुंचाएगी। तो ये जो है समाज के व्यापक हितों को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय हितों को भी बढ़ावा देता है। कोई भी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसको पता है कि राष्ट्रीय हित को लेकर के चलेगा तभी जनता का सपोर्ट मिलेगा। कभी भी कोई राजनीतिक दल ये नहीं आपने सुना होगा कि जो है वो राष्ट्र के अहित में कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा वो राष्ट्रीय हित में कार्य करता है, या राष्ट्रीय हित में कार्य करने का मतलब आप शो ऑफ कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहता है तो ये दिखाता है कि मैं राष्ट्रीय हित में काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वो जनता के मत को पाना चाहता है। ऐसे ही अगला क्या है, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है और इसी के सत्ता प्राप्त करने के लिए ये अन्य सारे कार्य करता है, जैसे कि राष्ट्रीय हित को महत्व देना, समाज के हितों को महत्व देना, जन कल्याण के कार्य करना। जो भी कार्य करता है तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। इसीलिए ये सारे कार्य करता है। राजनीतिक दल की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीतिक दल के मतलब एक बार सदस्य हो जाएं तो निकल नहीं पाएंगे। नहीं, आप जब चाहें किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं और जब चाहे उससे निकल करके दूसरा राजनीतिक दल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ऐच्छिक होती है। और इनका जो ये दल हैं, इनका क्या होता है, एक निश्चित सिद्धांत होता है। जो मैंने बात की कि इनकी एक निश्चित आइडियोलॉजी होती है। इसी आइडियोलॉजी पर ये अपने जो है कार्यों को करते हैं, उसी को आधार बनाकर ये अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं और उसी आइडियोलॉजी को फॉलोअर होते हैं वो इस दल को सपोर्ट करते हैं। तो इनका एक निश्चित सिद्धांत होता है। तो और अगला क्या है, दल से संबंधित लोगों के विचारों में आधारभूत समानता। तो जो भी दल से संबंधित लोग होंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे उसके जो कार्यकर्ता हों, चाहे सपोर्टर हों, ये क्या होंगे, ये इनके विचारों में जो है समानता होगी। इनके विचारों में समानता होगी, क्योंकि ये इनके विचारों में समानता है तभी ये एक जगह संगठित हुए हैं, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, एक सिद्धांत को ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनके विचारों में समानता है। ये एक ही जैसी नीतियों को समाज में लाना चाहते हैं। तो जो विचारों में समानता होती है एक दल के लोगों में, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना और उसका यानी कि उसको और अधिक मजबूत बनाना, आगे बढ़ाना राष्ट्रीय हित को। और ये सभी राजनीतिक दल करते हैं, या करना उनकी मजबूरी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो संरक्षण भी करते हैं राष्ट्रीय हित का, या और संवर्धन भी करते हैं। दूसरा क्या है, यह संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। यानी कि जो भी ये कार्य करता है, अगर ये चुनाव लड़ेगा तो जो संविधान में जो प्रोसेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये चुनाव लड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही जाकर के ये सारे चुनाव में अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेगा, फिर प्रचार करेगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू होते हुए जो है ये सत्ता को प्राप्त करता है। तो संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है और शांतिपूर्ण तरीकों
में ये विश्वास करता है। ये क्रांति वगैरह करने का इच्छुक नहीं होता है। ये इसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों का जो है सपोर्ट मिले और सत्ता में पहुंचे, ये इसका उद्देश्य होता है। और शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में ये विश्वास करते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी सभी। यह व्यक्ति पूजा में विश्वास करता है। व्यक्ति पूजा में विश्वास इसलिए करता है क्योंकि हर एक दल में कोई ना कोई नेता ऐसा होता है कि जो सबसे, जिसको उच्च श्रेणी प्राप्त होगी, जो सबसे महान माना जाता है, या जिसने उस पार्टी को खड़ा किया है, तो उसमें उस व्यक्ति पूजा पे बल दिया जाता है। लोग उसका जो है चाटुकारिता करते हैं, उसके आसपास जो है उसकी बातों को मानते हैं या उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अपना लाभ, उनको भी लाभ मिल सके। अगर वो उनसे उनकी नज़दीकी होगी, जो प्रमुख नेता है दल का नज़दीकी होगी, या उससे उनका जो है घनिष्ठता हो जाएगी, तो वो लाभ, उनकी घनिष्ठता का लाभ जो लोग हैं उनको मिलेगा। तो व्यक्ति पूजा में विश्वास करते हैं राजनीतिक दल। और समाज के राजनीतिक विभाजन के प्रतिबिंब हैं। ये क्या है, राजनीतिक समाज में हर कई तरह के वर्ग होते हैं और उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती हैं। वो अलग अलग तरह के सिद्धांतों को, नीतियों को सपोर्ट करते हैं। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अलग अलग नीतियों को जब फॉलो करते हैं और सपोर्टर जो है उनको सपोर्ट करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में जितने राजनीतिक दल हैं उतने तरह के लोग हैं, तभी वो राजनीतिक दल अस्तित्व में है, तभी वो राजनीतिक दल उन लोगों की आइडियोलॉजी को लेकर के वो खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक विभाजन के प्रतिबिंब होते हैं। समाज का जो राजनीतिक विभाजन होता है उसके प्रतिबिंब होते हैं। वो सीधा सीधा यही बताता है, आईना दिखाता है कि जितने राजनीतिक दल हैं उतने प्रकार के लोग जो हैं इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं, उतने प्रकार के आइडियोलॉजी को फॉलोवर जो हैं इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा जो है ये क्या होते हैं, राजनीतिक विभाजन के एक प्रकार से प्रतिबिंब हैं। अगर कोई राजनीतिक दल अस्तित्व में है तो उसका सीधा और साफ मतलब यही है कि उस जो उस सिद्धांत को या उस आइडियोलॉजी को मानने वाले उस समाज में हैं, तभी वो राजनीतिक दल जो है अस्तित्व में है। अगर हम बात करें राजनीतिक दल के घटक कितने होते हैं, तो इसमें जो है 3 घटक होते हैं। एक नेता होता है, हर राजनीतिक दल का जो है एक प्रमुख नेता होता है। नेता बहुत सारे होते हैं लेकिन जो है एक नेता होता है, बिल्कुल प्रमुख होता है। जैसे कि आप बीजेपी में नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनका फेस हर जगह आगे करके मतलब ये होता है कि उनकी वजह से काफ़ी सारे वोट प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना है। तो उनका फेस हर जगह उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके फेस को आगे लाया जाता है। तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है ये प्रमुख नेता हो गए। इसके फिर क्या होता है, दूसरे घटक क्या होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि राजनीति जो बीजेपी है सिर्फ नरेंद्र मोदी से चल रही है, सारा काम नरेंद्र मोदी ही ऊपर से नीचे तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे नेता होते हैं छोटे छोटे। उसके बाद सक्रिय सदस्य होते हैं। ये सक्रिय सदस्य क्या होते हैं कि जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, योजनाएँ होते हैं, इन सबको जनता के बीच में पहुंचाते हैं कि हमारी सरकार ने ये नीतियाँ शुरू की हैं, ये योजनाएं शुरू किए हैं, ये समाज कल्याण के काम किए हैं, ये गरीबों के लिए काम किया है, ये लोक हित में काम किया है। ये सारी बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये सक्रिय सदस्य होते हैं। और तीसरे प्रकार क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। भाई एक तो नेता हो गया और फिर हो गए सक्रिय सदस्य, जो कि पार्टी को जो विचारधारा है या उसके कार्य हैं, उसके घोषणा पत्र हैं, इन सबको जनता के बीच में ले जाते हैं, बताते हैं जनता को सरकार, जो राजनीतिक दल की नीतियां हैं या सरकार है उसके बारे में जागरूक करते हैं। तीसरा होता अनुयायी होता है। ये अनुयायी क्या करते हैं कि ये सिर्फ फॉलोवर्स होते हैं। ये जिस पार्टी को फॉलो करते हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी विचारधारा से इनकी विचारधारा जो है मेल खाती है, इसलिए उसके सपोर्टर होते हैं। और ये करते कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करते हैं। ये अपना चुपचाप काम करते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो ये अपने जो है राजनीतिक दल, जिस दल को ये फॉलो करते हैं, उसको जाकर के वोट दे देते हैं और उसको सत्ता में पहुंचा देते हैं। तो अनुयायी जो है कुछ भी नहीं करते हैं, ये चुपचाप अपना काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, राजनीतिक दल को जिताने का और सत्ता में पहुँचाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, अपने वोट के द्वारा करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा राजनीतिक दल जो है सत्ता में पहुंचता है।
तो ये जो है राजनीतिक दल के घटक हो जाते हैं। अगर हम राजनीतिक दलों के जो है रूपों की बात करें तो 3 प्रकार के राजनीतिक जो है दल, 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है। कैसी? एक दलीय प्रणाली। ये एक दलीय प्रणाली जो होती है इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? एक तो रूस हो जाता है, चीन, हंगरी, यूगोस्लाविया और चेकोस्लाविया, तंजानिया, ये सब जो हैं इसमें आ जाते हैं। एक दलीय जो प्रणाली होती है ये सर्वाधिकारवादी होती है। आप चीन में देखेंगे तो वहाँ पर जो है ये साम्यवादी दल जो है एक ही दल वहाँ पर काम करता है। एक दलीय व्यवस्था चीन में है, एक ही दल काम करता है, वहाँ पर दूसरा दल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वही सत्ता में आता है, बार बार वही सत्ता में आता है। कुछ और दल होते हैं, वो दल तो नहीं कहेंगे, ये जो मेन दल है, एक दल है, इसी के ये दल जो है जिन लोगों को समर्थन दे देता है तो वही लोग उसके साथ मिल करके सत्ता में आ जाते हैं, पर और कोई दल वहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं है। तो यहाँ पर ना कोई विपक्ष है ना कुछ है। अगर कोई खड़ा होता है, अपनी आवाज़ उठाता है चीन में, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से वर्चस्व है और जो है ये सर्वाधिकारवादी, ये जहाँ भी एक दलीय व्यवस्था है वो राज्य क्या होता है, वो देश सर्वाधिकारवादी होता है। तो ये कौन कौन से हैं? तंजानिया, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, रूस, चीन, हंगरी, ये। तो यहाँ पर निरंकुशता की जो है बहुत ज़्यादा संभावना होती है। निरंकुश जो शासक होता है उसके निरंकुश होने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई विपक्ष होता है और ना ही कोई दूसरी पार्टी होती है जो कि उसका विरोध कर सके, उसकी कमियों को गिना सके या उसको आईना दिखा सके या जनता को उसके प्रति जागरूक कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है? सीधा क्रांति होती है। जब वो बहुत ज़्यादा अंदर गुबार लोगों में, जनता में भरता जाता है, एक दिन जनता फट पड़ती है और क्रांति होती है। तो जहाँ पर एक दलीय प्रणाली होती है वहाँ क्रांति की संभावना होती है, भले ही वो बहुत टाइम बाद हो, लेकिन होती है। द्विदलीय प्रणाली ये कहाँ पर? इंग्लैंड में और अमेरिका में, 2 जगह ये पाई जाती है। ये 2 जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इंग्लैंड और अमेरिका। अगर हम अमेरिका की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ पर जो है 2 पार्टियाँ मेन हैं। यानी कि सत्ता जो है इन्हीं दोनों के बीच में तब्दील होती रहती है, यानी कि अदला बदली होती रहती सत्ता का। दूसरी पार्टियां, ऐसा नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई और पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और भी पार्टियां हैं वहाँ पर, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि सत्ता को प्राप्त कर सके, या इन दोनों को हटा करके, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी को हटा करके वो सत्ता प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में वो नहीं होती हैं, ये उनकी कंडीशन नहीं है। वो सिर्फ मतलब एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका वो मतलब बहुत ही नाम मात्र का वहाँ पर उनका अस्तित्व होता है, और वो इस दशा में नहीं होती हैं कि सत्ता को चेंज करने में मदद कर सकें। सत्ता इन्हीं दोनों के पास, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्हीं दोनों के पास अदल बदल के आती रहती, एक सत्ता पर रहता है और दूसरा विपक्ष में रहता है। तो ये जो है अमेरिका की बात हो गई। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक लेबर पार्टी है, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी है। तो यहाँ पर भी 2 दलीय पार्टियाँ हैं और सत्ता इन्हीं दोनों के बीच में अदला बदली होती, सत्ता का हस्तांतरण जो है इन्हीं दोनों पार्टीज़ के बीच में होता रहता है। तीसरी पार्टी इस कंडीशन में नहीं होती है कि वो सत्ता तक पहुंच सके या सत्ता को प्रभावित कर सके, या इन दोनों को सत्ता से हटाकर खुद वहाँ पर अपना खुद को स्थापित कर सके, ऐसा नहीं होता है। और तीसरी प्रकार की क्या होती है? बहुदलीय प्रणाली होती है। तो कई देशों में क्या होता है? बहुदलीय प्रणाली होती है, जैसे कि भारत, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। यहाँ पर क्या है कि बहुदलीय प्रणाली होती है। तो बहुदलीय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो है दल होते हैं, और ये सभी दल, या इसमें से कई सारे दल जो है इस कंडीशन में होते हैं कि वो सत्ता जो है, सत्ता को प्रभावित कर सके, सत्ता में अपने आप को स्थापित कर सकें, ऐसी कंडीशन में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पार्टी पूरी तरह से बहुमत में आ जाए, ऐसी संभावना ना के बराबर होती है, और
वहाँ पर क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है। जो बहुदलीय प्रणाली वाले देश हैं, यहाँ पर क्या है, गठबंधन की सरकार बनती है। मोस्ट प्रोबेबली गठबंधन की ही सरकार बनती है। अब जैसे भारत का एग्जांपल ले लें, आप कहेंगे कि भारत में तो बीजेपी और कांग्रेस यही दोनों मतलब सत्ता का हस्तांतरण जो है इन्हीं दोनों के बीच में होता है। लेकिन आप देखिए तो कि बीजेपी क्या है, बीजेपी खुद भी एक जो है गठबंधन के थ्रू चल रही है। बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी एक गठबंधन है और जो कि कई सारी पार्टियों का से मिलकर के बना है, और इसको राजग बोलते हैं, राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगर हम इसकी बीजेपी की बात करें, देख लेते हैं यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो ये राजग इसको बोलते हैं, राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय और जनतांत्रिक गठबंधन, ये बीजेपी है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे दल जो है मिलकर के इस राजग का संगठन, जो राजग संगठन है, इसका निर्माण किया है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी इसमें सबसे बड़ा दल है। तो इसलिए कॉमनली हम लोग क्या कह देते हैं कि ठीक है बीजेपी की सरकार है। नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कई सारी जो हैं दल संगठित हैं और इसको राजग बोलते हैं, राजग। लेकिन क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा उसमें संगठन है या दल है, तो हम बीजेपी को ही ये एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है। इसी प्रकार कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद भी एक कई पार्टियों का जो है मिलकर बना हुआ संगठन है। तो इसको क्या है, संप्रक बोलते हैं, संप्रक क्या है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो ये जो है, ये दो सरकारें हैं, आज जो है ज़्यादातर इन्हीं के बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक अकेला राजनीतिक दल नहीं है, इसके ये कई जो है राजनीतिक दल, कई समूहों का एक संगठन है, और ये संगठन मिलकर के जो है अपना सत्ता में पहुंचता है। तो अगर एक प्रकार से इसको हम देखें तो क्या हुआ कि यहाँ गठबंधन की सरकार ही जाकर के बनती है। तो ये जो है गठबंधन की सरकार ही इसको हम मानेंगे। भारत में भी जब भी बनती है तो क्या बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था 1952 से, जब चुनाव होकर के 1952 में सरकार बनती है, और 1952 से 1967 तक वहाँ पर एक दलीय जो है व्यवस्था थी, क्योंकि कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने राष्ट्रीय उसमें आंदोलन में जो है भाग लिया, स्वतंत्रता में काफ़ी ज़्यादा उसका रोल रहा। तो लोग जो है कुछ सालों तक सिर्फ कांग्रेस को ही जानते थे और कांग्रेस को ही अपने वोट देते रहे। लेकिन धीरे धीरे जो है 1967 के बाद ये चीज़ें बदलने लगी, और फिर गठबंधन की सरकार बनने लगी। केंद्र में भी, राज्यों में भी दूसरी सरकारें क्षेत्रीय स्तर पर उभर कर आईं और कांग्रेस को हटा करके वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, और फिर वो जाकर के केंद्र में भी गठबंधन की सरकार बनाती हैं। तो भारत में कुछ सालों तक एक दलीय प्रणाली आप कह सकते हैं थी, लेकिन अभी नहीं है, अभी बहुदलीय प्रणाली है। कांग्रेस या बीजेपी सत्ता में है तो वो भी गठबंधन की सरकार ही है। अगर आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे तो वो गठबंधन की सरकार ही है, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये दो क्या हुए, दो गठबंधन जो है मेन है। ये दो गठबंधन जाकर के बार बार सत्ता में बैठते हैं। अगर हम जो है राजनीतिक दल के कार्य देखें तो आप कार्य कह लीजिए या महत्व कह लीजिए, बात एक ही है। अगर हम कहेंगे कि मेरा क्या महत्व है या किसी का क्या महत्व है, तो उसको कार्यों को गिनाया जाता है कि भाई वो ये कार्य करता है, वो ये कार्य करता है, तो उसके कार्य ही उसके महत्व होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि कार्य और महत्व एक ही चीज़ होती है। तो अगर हम राजनीतिक दलों के कार्यों की बात करें तो ये जो है दलीय संगठन को सुदृढ़ बनाते हैं। जो इनका दल होता है उसको सुदृढ़ बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दल में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा वो अपना राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, लोगों को अपने सपोर्ट में ले पाएंगे, अपनी नीतियों को, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। नीति निर्धारण, जब ये राजनीतिक दल
वहाँ पहुँचते हैं सरकार में, यानी कि चुनाव जीत कर सत्ता प्राप्त करते हैं, तो नीति निर्धारण करते हैं, यानी कि नियमों जो नीतियाँ होती हैं उनको बनाते हैं। और ये उम्मीदवारों का चुनाव भी करते हैं कि किस उम्मीदवार को खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा करना है, किसको कहाँ से खड़ा करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीतिक दल ही करते हैं। लोकमत का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात कर लिया है कि ये लोकमत का निर्माण ऐसे करते हैं कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। लोकमत का निर्माण कैसे होता है? ऐसे ही होता है, अगर हमने आपके बारे में कोई राय बनाई तो पहले वो हमको सूचना मिले कि आप ऐसे ऐसे हैं। यानी कि अगर हम मोदी के बारे में जान रहे हैं कि मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, और मोदी के बारे में हमने कोई राय बनाई है कि वो देश के हित के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी है, तो कैसे हमने अपना ये मत बनाया? क्योंकि हमको उस प्रकार की सूचनाएं मिल रही, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, राजनीतिक जो दल हैं इनके द्वारा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इनके द्वारा, मतलब तो यहाँ से क्या है, ये सारी चीज़ें प्रचार प्रसार हो रही, सूचनाएं सब लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। कौन पहुँचाता है? राजनीतिक दल जो हैं अपनी पार्टी का, अपने दल का जो सूचनाएं जनता तक पहुँचाते हैं, और फिर जनता जो है अपना मत वहाँ पर प्रिपेयर करती है, अपना मत जो है निर्धारण करती है। और राजनीतिक दल क्या है, सरकार अपना पक्ष रखती है, खूबियाँ बताती है, और जो विपक्ष होता है वो सरकार की कमियां बताता है। यानी कि जनता के पास खूबियां भी पहुंच रही हैं और कमियां भी पहुंच रही सरकार की। तो वहाँ से क्या हुआ कि जनता को पूरी सूचनाएं मिल गई, कमियां भी पहुंच गई, खूबियां भी पहुंच गई, और जनता ने अपना एक वहाँ से लोकमत यानी कि अपना मत निर्धारण कर लिया कि ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। तो लोकमत का निर्माण करना राजनीतिक दलों का ही काम होता है। हर दल अपनी बड़ाई करता है और दूसरे की बुराई करता है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है कि दूसरों की कमियां बताता है, अपनी बड़ाई बताता है। तो लोगों के पास कमियां भी पहुंच रही हैं जितने दल हैं सभी की, और खूबियां भी पहुंच रही हैं। तो लोगों को सारी सूचनाएं मिलती हैं, और लोकमत का निर्माण करने में ये राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाते हैं। आगे है जनता की राजनीतिक गतिविधियों से परिचित करना। जो जनता है उसको राजनीतिक गतिविधियों से परिचित करना क्या है, राजनीतिक दल ही ये कार्य करते हैं। डोर टू डोर जाकर के जो सक्रिय उसके कार्यकर्ता होते हैं, जाकर के जनता को अवेयर करते हैं कि ठीक है, आपको ऐसे जो है चुनाव देना है, ये करना है, ये हमारी नीतियां हैं, ये घोषणा पत्र हैं, हम सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये जो सरकार क्या क्या योजनाएं ला रही है, क्या क्या नीतियां ला रही है, आपके लिए क्या काम कर रही है, क्या करेगी, ये सारी बातें क्या है, गतिविधियों से, जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनसे परिचित कराना का काम ये राजनीतिक दलों का ही है। आगे है सरकार का निर्माण। जो भी राजनीतिक दल जीतता है, बहुमत में होता है, वो सरकार का निर्माण करता है और कानून का निर्माण करता है। आगे उस सारी चीज़ें सरकार में, सत्ता में पहुँच करके करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और अगला क्या है, सरकार का उचित पथ प्रदर्शन व नियंत्रण। यहाँ पर पथ होगा, पथ प्रदर्शन व नियंत्रण रखना। यहाँ पर ये लाइन क्या बता रही है कि उचित पथ प्रदर्शन, यानी कि सरकार अगर कुछ कर रही है, उसमें विपक्ष को कुछ बुरा लग रहा है, तो वो क्या करती है कि उस पर आवाज़ उठाती है कि नहीं, आपने ये काम जो है सही तरीके से नहीं किया, ये नीति आपकी गलत है। तो उस पर जो है आवाज़ उठाती है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से सरकार का पथ प्रदर्शन करती है और सरकार उस पर सुधार करती है और नियंत्रण रखती है। नियंत्रण क्या है कि सरकार जो है निरंकुश ना हो जाए, उसकी कमियों को गिनाती रहती है, उसको आईना जो है दिखाता रहता है। कौन? विपक्ष जो है उसकी कमियों को गिनाता है, उसको आईना दिखाता है, जनता के सामने उसकी कमियों को बताता है। तो एक प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखता है ताकि वो निरंकुश ना हो जाए और अपनी मनमानी ना करे। तो नियंत्रण भी रखता है और उसको एक सही रास्ता दिखाने का काम भी करता है। और अगला काम क्या करती है, जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है। सेतु मतलब पुल का काम करते हैं, यानी कि जो जनता की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाती है, जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, तो वो जनता तक पहुंचाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये कौन काम करता है, राजनीतिक दल ही काम करते हैं। अगर हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो हम सीधा जाकर के मोदी जी से गुहार नहीं लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो अपने एरिया का कोई हमारा राजनीतिज्ञ होगा, मेयर होगा, उसको हम पकड़ेंगे, भाई हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, आप क्यों नहीं दूर कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं इस पर। तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएगा। इसी प्रकार सरकार जो योजनाएं बना रही है
उसकी जानकारी जनता तक कैसे पहुंचती है? तो ये राजनीतिक दल ही पहुंचाते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया है, ये योजनाएं लाई हैं, ये जन कल्याण के काम हुए हैं और ये बहुत सारी योजनाएं जो आ रही हैं उनके बारे में जनता को अवेयर करना, ये भी इन्हीं का काम होता है। और तो ये प्रॉपर एक पुल का काम करते हैं, जैसे नदी के दो किनारों को पुल जोड़ता है, तो इसी प्रकार जनता और सरकार को ये राजनीतिक दल ही जोड़ते हैं। नहीं तो हम एकदम से ऊपर हायर लेवल पर हम जुड़ ही नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल ही हमको हमारी बातों को वहाँ पहुँचाते हैं और उनकी नीतियों योजनाओं को हम तक पहुँचाते हैं, हमें अवेयर करते हैं। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक एवं जन कल्याण के कार्य करना। तो इनका क्या होता है कि ये जन कल्याण के कार्य भी करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भी ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो जनता इनको अगली बार किक आउट कर देगी, वोट नहीं देगी और इस सत्ता से बाहर कर देंगे। तो ये इनकी मजबूरी है कि ये जन कल्याण के कार्य करते रहें। और सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, ये भी इनका कार्य है। भाई सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो रहा है? अगर एक राजनीतिक दल किसी एक वर्ग के हितों को लेकर के आगे बढ़ रहा है या उसकी आवाज़ को उठा रहा है या उसकी जो विचारधारा है, सिद्धांत हैं, उनको आगे ले जा रहा है, उस पर काम कर रहा है, जो दूसरा राजनीतिक दल है वो समाज के दूसरे तबके को या दूसरे जो वर्ग है उसके हितों को आगे बढ़ा रहा है, उसके हितों को आगे ले जा रहा है, उसकी बातों को सरकार तक पहुंचा रहा है। तो ये क्या होता है कि जो जितने भी अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं वो किसी न किसी वर्ग को, किसी न किसी वर्ग के हितों को जो है फुलफिल कर रहे होते हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के थ्रू, अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से सभी वर्गों के हितों को जो है प्रतिनिधित्व मिलता है। यानी कि सभी वर्गों के दलों की जो बातें होती हैं, जो सभी वर्ग के हित होते हैं, इनको जो है आगे संसद तक पहुंचाया जाता है और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होता है। तो ये हो गई हमारे जो है राजनीतिक दल के कार्य हो गए, जो कि बहुत ही अहम है। अब हम इसके कुछ गुण देख लेते हैं। राजनीतिक दल के गुण कौन कौन से हैं? ये प्रजातंत्र शासन के लिए अनिवार्य है, तभी इसको प्राणवायु भी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य है। बिना राजनीतिक दल के प्रजातंत्र को चलाना संभव नहीं है। और ये अगला क्या है गुण इनका कि राजनीतिक शिक्षा, ये राजनीतिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों से जनता को अवेयर करते हैं और सरकार की सभी नीतियों से अवेयर करते हैं। तो एक प्रकार से ये राजनीतिक शिक्षक होते हैं। कौन? राजनीतिक दल। अगला है जनमत के निर्माण में सहायक। जनमत जो तैयार होता है, वही बात हो गई कि जैसे जनमत कैसे तैयार होता है? सूचनाओं के द्वारा तैयार होता है। सूचनाएं रेडियो हो जाएंगी, पत्रिकाएं हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, ये हमारा टेलीविज़न हो जाएगा। इसी प्रकार एक जो है जनमत तैयार करने का बहुत प्रमुख जो है ये रोल निभाते हैं। कौन? राजनीतिक दल। इसमें क्या होता है कि सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। अब इस सत्ता पक्ष क्या होता है? अपनी अच्छाइयों को गिनाता है और विपक्ष क्या होता है? अपनी बुराइयों को गिनाता है। और दोनों अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जनता तक पहुँचाते हैं ये राजनीतिक दल। तो जनता क्या होती है? अपनी राय बनाती है। उनके पास अच्छाइयाँ भी पहुँच रही हैं, बुराइयाँ भी पहुँच रही हैं और इन सूचनाओं के द्वारा वो अपनी राय एक एक्यूरेट, एक सही राय, एक राइट डिसीजन लेने में वो सक्षम होते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है, क्या सही है, क्या नहीं है। ये सारी जो है राय बनती है किसके द्वारा? राजनीतिक दल ही इसमें मदद करते हैं जनता को अवेयर करने में, जनता को अपनी राय बनाने में, जनमत तैयार करने में। जनमत ऐसे ही तैयार होता है, कैसे? सूचनाओं के माध्यम से। और राजनीतिक दल बहुत अहम रोल निभाते हैं सूचनाएं पहुंचाने में जनता तक। ऐसे ही लोकमतानुसार सरकार में परिवर्तन। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि लोकमत, यानी कि अगर जनता ने किसी पार्टी को, जो अभी मान लिया बीजेपी है, ये सत्ता में है, जब अगला टर्म आएगा तो अगर जनता चाहे तो इनको मतलब हरा सकती है और कांग्रेस या किसी और पार्टी को जिता करके सत्ता में बिठा सकती है। तो लोकमतानुसार, अगर मतानुसार सरकार में परिवर्तन हो रहा है तो ये पार्टियां क्या करती हैं? उसको एक्सेप्ट करती हैं। ऐसे नहीं कहती नहीं हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, हमारी क्या गलती, हमने सब कुछ अच्छा किया। कुछ भी हो, ये इनको अपना जो है सत्ता छोड़ करके आगे बढ़ना होता है। सत्ता छोड़ के ये विपक्ष में आ जाते हैं और सत्ता जो बहुमत में होता है उसको सत्ता मिल जाती है। ऐसे इसी प्रकार शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। जो सरकार होती है, जो सत्ता में बैठी सरकार होती है,
तो उसकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण भी ये राजनीतिक दल रखते हैं। कैसे रखते हैं? जो विपक्ष में होता है तो वो सरकार की कमियों को उजागर करता है, जनता तक सरकार की कमियों को ले जाता है। तो ये, और अगर सरकार निरंकुश हो रही है या कुछ वो निरंकुश उसमें पथ पर जाकर के कोई कार्य कर रही है तो उस पर नियंत्रण करती है, उसको निरंकुश होने से रोकती है। और ऐसी क्रांति के भय का अभाव जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्रांति होने से रोकते हैं, यानी क्रांति होने की जो संभावना होती है उसको कम करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर जनता में कोई आक्रोश है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी मान लिया कि ठीक है कोई उनका सरकारी अधिकारी है, वो उनकी बात नहीं सुन रहा है या वो गलत तरीके से प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये फिर अपने जो नेता होंगे उनको पकड़ेंगे, कहेंगे भाई ये जो नेता यहाँ पर अधिकारी बैठ रखा है ये तो गलत तरीके से काम कर रहा है, हमारी सुनता ही नहीं है, ये है वो है। तो नेता क्या करेगा? उस पर दबाव बनाएगा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा जो ड्यूटी है ऐसे इसको इसी तरह करो, अपनी मनमानी मत करो। तो जनता का क्या गुस्सा वहीं पर शांत हो गया, क्योंकि उसकी किसी ने सुन ली और उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, गुस्सा शांत हो गया, तो क्रांति होने से बच गई। अगर यहीं पर राजनीतिक दल ना हो और जो जितने सरकार के जो अधिकारी हैं ये अपनी अपनी मनमानी करने लग जाएं तो जनता एक हद तक सहेगी। उसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि उसका आक्रोश फूट पड़ेगा, उसका गुबार जो है गुस्से का वो फूट पड़ेगा, और कैसे वो क्रांति के रूप में होगा, जनता सड़कों पर उतर आएगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि क्रांति के भय को भी ये कम करती है। अगला, ये समाज सुधार के कार्य करती है। समाज सुधार के कार्य इसलिए करती है क्योंकि इसको सत्ता में आना होता है। समाज सुधार के थ्रू ये अपना अस्तित्व बना करके रखती है, अपने वर्चस्व को बनाती है, जनता में अपनी पैठ बनाकर रखती है। तो समाज सुधार के कार्य करना इसकी मजबूरी है, करती है ये। ऐसे योग्य व्यक्तियों के जो हैं सेवाओं, जो योग्य व्यक्ति हैं उनको उनकी सेवाओं की प्राप्ति करवाती है, यानी कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको सत्ता में लाकर उनकी सेवा से जो है जनता को फ़ायदा पहुंचाती है। अगर किसी को फॉरेन उसमें जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें इंटरेस्ट है या उसमें उनको नॉलेज है तो उसके फॉरेन मिनिस्ट्री बना दिया जाता है और उससे पूरे समाज को, पूरे देश को फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार अलग अलग फील्ड में जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको उस प्रकार के फील्ड को दे करके, उस प्रकार के फील्ड में उनको बिठा करके समाज को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। अगला है शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय। तो ये शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय भी करती है। जो राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी शासन के अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जितने भी होते हैं इनमें समन्वय बिठाने का कार्य भी करती है। तो आगे देखेंगे, जिस चीज़ में गुण होते हैं दोष भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ होते ही होते हैं। कोई भी प्रणाली हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, कुछ भी हो, गुणों के साथ साथ दोष भी पाया जाना जो है असंभव ही है, ये भी अनिवार्य ही है, मिलता है। तो अगर हम दोष की बात करें तो जो राजनीतिक दल हैं इसके प्रमुख दोषों में क्या हो जाता है कि व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का विनाश। इसमें क्या होता है, जो व्यक्तित्व की स्वतंत्रता होती है, उसका व्यक्तित्व होता है तो उसका विनाश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो राजनीतिक दल होता है उसके एक सिद्धांत होते हैं, उसकी आइडियोलॉजी होती है, तो उससे भिन्न कोई अपना विचार नहीं दे सकता, उससे भिन्न कोई जो है किसी चीज़ को, किसी और विचारधारा को फॉलो नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो उसे दल विरोधी मान लिया जाएगा। हो सकता है कि दल से उसको निकाल भी दिया जाए अगर ज़्यादा वो बिग लेवल पे करता है दल विरोधी कार्य, दल से अलग जाकर के कुछ अपनी विचारधारा फॉलो करता है। तो इसमें अपने व्यक्तित्व और स्वतंत्रता दोनों का विनाश हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय एकता को हानि। राष्ट्रीय एकता को हानि ये इस तरह से पहुंचाते हैं क्योंकि ये जो हैं क्या करते हैं, अपने हित के लिए कभी कभी गलत तरीके से ये सत्ता में पहुंचते हैं, गलत लोगों का साथ भी ले लेते हैं। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाते हैं जो ये राजनीतिक दल होते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, सारा इनका मुख्य जो जोर होता है वो क्या होता है, सत्ता पाने में होता है। उसके लिए भी कोई भी साधन और कितने भी नीचे तक गिरने को ये तैयार हो जाते हैं। अगला है व्यक्ति पूजा की प्रधानता। हर एक दल में कोई एक व्यक्ति जो होता है सबसे सुपीरियर होता है, सबसे
उच्चतम श्रेणी उसको प्राप्त होती है और लोग उसकी चाटुकारिता करते हैं क्योंकि उनको भी उस व्यक्ति से फायदा लेना होता है। तो ये व्यक्ति पूजा की प्रधानता राजनीतिक दल में देखने को मिलती है। अगला है असत्य का प्रचार। ये अपने को फायदा पहुंचाने के लिए असत्य का प्रचार करते हैं, यानी कि जो नीतियां होती हैं उनको गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि जो है ग्राउंड में वो सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये असत्य का भी सहारा लेते हैं, अपने प्रचार प्रसार में असत्य का भी सहारा ये लेते हैं। अगला है पक्षपात का बोलबाला। पक्षपात का बोलबाला से मतलब ये हो रहा है कि अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और दो गुट वहाँ पर आपस में उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ या फिर कुछ भी मनमुटाव हुआ, तो राजनीतिक दल हमेशा उसी पक्ष का जो है सपोर्ट करेंगे जिस पक्ष से उनको फ़ायदा मिल रहा होगा, जिस पक्ष से उनको वोट मिल रहे होते हैं। भले ही जो है दूसरा पक्ष सही हो, लेकिन वो सही गलत उस समय नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। तो यहाँ पर पक्षपात होता है। अगर आगे है विभिन्न वर्गों में वैमनस्य पैदा करना, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये अलग अलग वर्गों की विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। समाज के जो अलग अलग समूह होते हैं उनकी विचारधाराओं को, उनके सिद्धांतों को और उनके हितों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, ये विभिन्न वर्गों में वैमनस्य पैदा करने का काम भी करते हैं, यानी कि उनके बीच में जो मित्रता होनी चाहिए, जो उनमें जुड़ाव होना चाहिए, उसको ये कम करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए फिर इस तरह की बातें कर देते हैं कि ये वर्ग ऐसा है, वो ऐसा है, हमारा है, उसने हमें ये नुकसान पहुंचा दिया, उसकी वजह से हमने ये नुकसान झेला, हमें ये नहीं मिला, उसको वो मिल गया उस समूह को। तो ये क्या करते हैं कि लोगों में एक प्रकार से दूरियां पैदा करते हैं, वैमनस्य पैदा करते हैं जितने भी समाज के वर्ग होते हैं। अगला है भ्रष्टाचार का बोलबाला। जो ये राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं कि जब इन चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो ये पैसा लेते हैं। जो उद्योगपति होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनसे पैसा लेते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए और दूसरी चीज़ों के भी लिए डोनेशन लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि ये जब सत्ता में पहुंचते हैं तो ये उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि जितना नेताओं के पास उनकी पूंजी होती है, जो भी उनके पास जितना धन होता है, इतना ना तो उनकी सैलरी होती, ना ही इतना पहले से उनके पास, ज़्यादातर नेताओं के पास इतना पहले से कुछ नहीं होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके पास सब कुछ हो जाता है और बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो ये अपने आप बता देता है कि भ्रष्टाचार है यहाँ पर। आगे अवांछनीय साधनों का प्रयोग। तो जब ये चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, तो जो अवांछनीय साधन होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि शराब का वितरण करना, वोट को खरीदना और तरह तरह की वस्तुएं बांटना ताकि इनको वोट मिल जाए। और अगर कोई दबंग है तो बूथ कैप्चर करना, ये सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। अगला है बहुमत प्राप्त दल को निरंकुशता। जो बहुमत, अगर कोई सत्ताधारी जो है दल है वो पूरी तरह से बहुमत में है, अच्छी कंडीशन में है, बहुमत अच्छे से ली है उसने, तो उसका निरंकुश होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि अगले 5 साल के लिए उसको कोई हटा नहीं सकता, उसकी सरकार को गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुमत में है। तो 5 साल तो वो निरंकुश हो ही सकता है, 5 साल बाद भले ही जनता उसको चेंज कर दे। तो निरंकुश जो है बहुमत, अगर किसी दल ने अच्छी बहुमत प्राप्त कर ली तो निरंकुश होने के चांसेस उसके हो जाते हैं। आगे विरोध की प्रधानता। इसमें क्या होता है कि आलोचना करने के लिए विरोध किया जाता है, यानी कि अगर वहाँ पर सरकार की नीतियाँ सही हैं तब भी उसमें कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती जो है कमियां ढूंढ के विपक्ष आलोचना करता है। किसकी? जो सरकार है उसकी नीतियाँ अच्छी हैं तब भी। तो आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, यानी कि विरोध करने के लिए वो विरोध करते हैं किसका? सरकार की नीतियों का। भले ही वहाँ अच्छाइयाँ हों, लेकिन वो उसमें ज़बरदस्ती बुराइयाँ ढूंढते हैं, गलत तरीके से उनको जनता तक पहुँचाते हैं कि नहीं, ये तो सब गलती है, सरकार जो भी कर रही है गलत कर रही है। तो इसमें विरोध की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। विपक्ष हमेशा विरोध की मूड में ही रहता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ से उसको मतलब नहीं होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि सरकार की नीतियों की बुराई करो और इसको किसी तरह से जनता की नज़रों में गिरा दो और सत्ता अगले चुनाव में जो है सत्ता उसके पास पहुंच जाए।
ये उसका जो है मेन उद्देश्य होता है। अगला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। ये वैसे तो कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतंत्र के प्राणवायु होते हैं, यानी कि वो लोकतंत्रात्मक तरीके से काम करते हैं, संवैधानिक तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन अगर इनके आंतरिक दल की बात की जाए तो वहाँ पर लोकतंत्र की कमी होती है। जो नेता होता मेन नेता होता है उसी का जो है बोलबाला होता है और उसी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन होते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती नहीं है, तो लोकतंत्र की कमी होती है। राजनीतिक दल होते हैं, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं इन सभी में लोकतंत्र की कमी होती है। अगला है, ये ब्राइस महोदय जो हैं कहते हैं दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो परस्पर विरोधी पक्षों में बांट देते हैं और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित रूप प्रस्तुत करते हैं। कौन कहता है? ब्राइस कहते हैं। किस बात पे कहते हैं? क्योंकि ये इसी बात पर कहते हैं कि ये राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय एकता अपनी जो है हितों के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये राष्ट्रीय हितों, जो राष्ट्रीय एकता है उसको हानि पहुंचाते हैं। इसी पर ब्राइस महोदय ने ये जो है ये एक कथन दिया है कि दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं बांटते हैं बल्कि ये राष्ट्र को दो परस्पर विरोधी पक्षों में बांट देते हैं और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित रूप प्रस्तुत करते हैं। ये ब्राइस महोदय ने कहा है। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम जो है जो क्षेत्रीय दल होते हैं और राष्ट्रीय दल होते हैं, इनको मान्यताएं कैसे मिलती हैं, इनके ये कौन कौन से दल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और राजनीतिक दल का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मिलते हैं राजनीतिक दल के एक और पार्ट के साथ। धन्यवाद।